गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साइंस की प्रैक्टिस डेली वे में करवाते हैं। आपका एग्जाम 17 से है, तो इस वजह से आप बिना चूकिए प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम में बैठ के जो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होगे वही क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, वही क्वेश्चन कर पाओगे। थ्योरी पढ़ने का आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं कि आप थ्योरी कवर कर पाओ। इस वजह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे जो हम करवा रहे हैं वो पढ़ो, और आपको जहाँ कहीं से भी कंटेंट मिल पा रहा है वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। टेस्ट लगाते रहो एक आध डेली डेली। बाकी टेस्ट का एनालाइज जरूर करो, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा टेस्ट लगाने का। इस वजह से टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो और टेस्ट जरूर लगाओ, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर देखो, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन का फ्रेम कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। इसमें साइंस का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि 25 नंबर की साइंस रहेगी, और साइंस का क्वेश्चन आरआरबी का ऐसा रहता है कि पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन छापता है। वो इधर उधर का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो आप पढ़ रहे होगे इधर उधर की बुकें। लूसेंट का एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरी लूसेंट पढ़ लीजिए। तो इस वजह से आप अगर बुक अभी प्रेफर कर रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी अदरवाइज इधर उधर की बुक ना पढ़ो। हम जो करवा रहे हैं उसमें आपको पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। जो हमसे पहले दिन से जुड़े हैं उनको सबको सारी चीजें पता है कि हम ओरिजिनल क्वेश्चन ही करवाते हैं। तो इस वजह से आप जुड़े रहिए हमसे, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थ जो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आरएनए, डीएनए या प्रोटीन या फिर एंजाइम्स। तो देखो जो एंजाइम्स होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, ये पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे। किसमें? पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे। ये पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे जो एंजाइम्स होंगे। प्रोटीन का पाचन करेगा कौन? तो प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा, ठीक है। अगर डीएनए की बात करें तो इसका अगर आ जाता है कभी कभी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पदार्थ जाता है वो यही जाता है। कौन जाता है? डीएनए। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा, आंसर तो आपका डीएनए करेक्ट होगा। डीएनए इस हिसाब से आरएनए भी पूछता है, तो इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल, ठीक है। और गुणसूत्र निर्धारित करने में जो सबसे गुणसूत्र जो मेल फीमेल होगा ये निर्धारित कौन करेगा? गुणसूत्र का अगर जेंडर डिसाइड करना रहेगा तो गुणसूत्र का जेंडर निर्धारित करना रहेगा तो कौन करेगा? पिता का गुणसूत्र। तो कौन करेगा? पिता का गुणसूत्र, पिता का, ठीक है। माता का नहीं, क्योंकि माता के पास जो रहेगा आपका क्या रहेगा, सारे एक्स ही रहते हैं। अब पिता के पास रहेंगे एक्स एंड वाई, ठीक, एक्स एंड वाई। तो जिसमें 22 जोड़ा क्या होता है? एक्स। जो एक 23वां जोड़ा होता है वो वाई का होता है, 23वां। तो वाई जिसमें जाएगा वो आपका मेल होगा, और जो एक्स रहेगा वो फीमेल होगा, ठीक है। तो गुणसूत्र निर्धारित करने में, जेंडर निर्धारित करने में तो पिताजी का हाथ होगा। बाकी अगर मेल फीमेल डिसाइड करना रहे
तो XX एंड XY। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछेगा तो कितने, 23 पेयर, 23 पेयर, 23 जोड़ी, मतलब 46। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। अजैव निम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखो इसके बारे में दो चार चीजें हैं वो सीख लो। एक नंबर एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल जो इजिली एनवायरमेंट में सड़ जाए, इजिली डिकम्पोज हो जाए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो इजिली डिकम्पोज ना हो एटमॉस्फेयर में। इजिली नॉट डिकम्पोज इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आसानी से आपके वातावरण में सड़ जाती हैं चीजें वो बायोडिग्रेडेबल है, जो आसानी से ना सड़े वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बस इतनी सी बात याद रखना है। ये जैसे इसकी बात करें तो ये जैव निम्नीकरण हो गया, जैव निम्नी, अगर इसकी बात करें ये अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। ठीक है, तो देखो जैव निम्नीकरण आप समझ ही रहे हो, जो चीजें सड़ जाएंगी। अब क्या कह रहा है अजैव निम्नीकरण, इसमें से कौन कौन चीजें हैं? तो देखो कॉफी पाउडर है, कपास है, नायलॉन है और ऊन है। तो आप एक चीज ये सोच के बताइए, जो जो आपकी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन, तो क्या वो एटमॉस्फेयर में सड़ जाती हैं क्या? तो जो एटमॉस्फेयर में सड़ जाएंगी वो बायोडिग्रेडेबल है। तो पॉलीथीन आपकी तो सड़ती नहीं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हुई। तो पॉलीथीन किसकी बनी होगी? आपकी नायलॉन की। किसकी बनी होगी? नायलॉन की। तो आपका जो नायलॉन है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अजैव निम्नीकरण है। बाकी जितने हैं, कॉफी पाउडर हुआ, आपका कपास हुआ या फिर ऊन हुआ, तो ये प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। इसको, हाँ, इसको पहला कृत्रिम रेशा भी है, पहला पहला कृत्रिम रेशा भी है। ठीक है, बाकी ऊन, कपास, कॉफी पाउडर, तो ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका थर्ड सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होता है? सहसंयोजी आबंध नहीं होगा। तो ये इसमें सब जिसमें सहसंयोजी बंध नहीं होगा वो कौन सा है? वो आपका है मेथेन, मेथेन। ठीक है, अगर मेथेन की बात करें तो देखो इसको क्या क्या बोला जाता है। तो इसको गोबर, गोबर गैस या बायोगैस या बायोगैस। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो ये निकलेगी कहां से? तो ये धान की खेत से निकलेगी, धान के खेत जुगाली करने, जुगाली करने वाले
जानवर दलदल दलदल से निकलेगी। ठीक है, अगर इसके मुख्य घटक की बात करेंगे तो मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन का CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, अगर बात करें इसकी CNG की, इसकी मीथेन की, तो मीथेन में और इसके बारे में बात करेंगे तो दलदल से निकलेगी, जुगाली करने वाले जानवरों से निकलेगी, और जो सड़ जाती हैं कंपोज्ड चीजें रहेंगी ना, सड़ी चीजों से। आपका बायोगैस निकलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका अमोनिया है। अमोनिया की अगर बात करें तो ये हाइबर विधि द्वारा बनाई जाएगी। किससे, हाइबर विधि, हाइबर विधि द्वारा। ठीक है, जो आप एक चीज हाँ और याद रखिए, जो यूरिया का निर्माण हुआ था, यूरिया का निर्माण जो वोहलर साहब ने किया था, तो किससे किया था, अमोनियम साइनाइड से किया था। किससे, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड का यूज करके किया था। तो ये यूरिया पहला ऐसा केमिकल है जिसको लैब में बनाया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखिए, फर्स्ट केमिकल है जिसे लैब में बनाया गया, लैब में बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका थर्ड करेक्ट होगा, मीथेन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जिसमें पोल्यूशन सबसे कम है। ऐसा ईंधन जिसमें प्रदूषण बहुत कम है, प्रदूषण बहुत कम है, बहुत कम या सबसे कम है। ठीक बात है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। देखो, विद्युत का चालन जो करेगा तो जो लिख रहे हैं चीजें वही करेंगी। तो विद्युत का चालन कौन कौन करेगा ये देख लीजिए पहले। विद्युत का चालन कौन करेगा, देखो नंबर 1 NaCl मतलब सोडियम लवण, सोडियम लवण, अम्ल और क्षार, क्षार ये आपका विद्युत का चालन करेंगे। बाकी जो चीजें हैं जैसे मान लो केरोसिन है मतलब मिट्टी का तेल है, एल्कोहल है, आपका ग्लूकोज है, इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। किसमें किसमें नहीं होगा, केरोसिन में भी नहीं होगा, एल्कोहल में भी नहीं होगा और ग्लूकोज में भी नहीं होगा। किसमें होगा, सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी, नमक के पानी में आपका क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, विद्युत का चालन होगा। ये चीजें आप बिल्कुल आप ये चीज याद रखिएगा। अगर सोडियम लवण नहीं देता तो देता क्या, क्षार, क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम लवण क्या है, क्षार है, एक तरीके क्षार ही है। तो वो अम्ल या क्षार दोनों में से कोई एक दे सकता था। ठीक है, तो अम्ल भी विद्युत का चालन करेगा, क्षार भी करेगा और सोडियम लवण तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल, केरोसिन और ग्लूकोज ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपभोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को कहा जाता है। देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तो एक मेडिकल सेक्टर में एक जांच होती है जिसको बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का यूज किया जाता है। ठीक, एक जांच होती है इसकी। तो क्या होगा, वो होगा आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है एमआरआई में। सीटी स्कैन भी आपका एक जांच है जो माइन्यूट चीजों की आपकी जांच होती है। अल्ट्रासाउंड में भी अंदर की चीजें देखी जाती हैं, सारी बॉडी के अंदर की चीजें। तो एक क्वेश्चन इसमें अल्ट्रासाउंड से ये पूछता है, बेरियम सल्फेट पिलाया जाता है जिसका अल्ट्रासाउंड करवाना रहता है, तो उसमें ये रहता है चीजें क्लियरिटी के लिए, उसको अंदर क्लियरिटी आ जाए, इस वजह से उसको क्या करते हैं, स्पष्टता के लिए हम बेरियम सल्फेट पिलाते हैं। ठीक है, पीटी स्कैन ये कोई जांच नहीं है, बाकी तीनों मेडिकल सेक्टर की जांचें ही हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोडायलिसिस में कई अर्थ पारगम्य अस्तर मुक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होते हैं। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, जो हेमोडायलिसिस में कई अर्ध पारगम्य स्तर मुक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ के भरे टैंक में निलंबित होते हैं, तो वो नाइट्रोजन का भरा तरल होता है जिसमें वो निलंबित होती है। अब देख लीजिए, नाइट्रोजन युक्त होगा वो, तो कौन सा होगा, इसका परासरण दाब रक्त के समान होगा, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आप पढ़ लीजिए, अणुओं की गति को संभव बनाने के लिए इसका परासरण दाब निम्न होगा, नहीं, क्या है, इसका संगठन रक्त के समान होता है, सिवाय इसमें अधिक हेपेरिन होता है, नहीं, इसका संगठन रक्त निषेध के समान होता है, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु का एलोट्रोप विद्युत का चालन करता है। तो देखो, ऑक्सीजन विद्युत का चालन करेगा, आपका आंसर आएगा नहीं सर जी। फास्फोरस नहीं करेगा, सल्फर नहीं करेगा, कौन करेगा, कार्बन का एक अपर रूप है जिसका क्या नाम है, ग्रेफाइट। ये क्या करता है, ये विद्युत का चालन करता है, जबकि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, ये अधातु है, कार्बन का ये एक अधातु है, लेकिन क्या है, ग्रेफाइट इसका विद्युत का चालन करता है। आपने पढ़ा होगा कि अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक उसका एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, कि अधातु होते हुए भी कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन जबकि अधातु है तब भी विद्युत का चालन करता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। सल्फर की बात करें, अगर इसके कार्बन की बात करें, तो देखो, कार्बन का एक जियोडेसिक संरचना कौन होगा, कार्बन 60। और अगर कार्बन के बारे में पूछेगा, सबसे कठोर अगर तत्व की बात करेगा तो कौन सा होगा, हीरा। ठीक है, जो कि कार्बन का ही अपर रूप है,
अपर रूप है, ठीक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। अगर बात सल्फर की कर लेते हैं, सल्फर तो ये लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। जैसे औरतें बाल सीधा करने जो शैम्पू होता है, शैम्पू में पाया जाता है, शैम्पू में पाया जाता है, जो कि बाल सीधा करने में, क्वेश्चन पूछता है औरतें जो शैम्पू यूज करती है उसमें कौन सी चीज मिली होती है जो कि बाल सीधा करने में यूज होती है, तो क्या होगा, सल्फर होगा, बाल सीधा करने में यूज होता है। ठीक है, अगर बात फास्फोरस की करें तो फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं सुरक्षित, ये पानी में सुरक्षित रहता है, पानी में सुरक्षित रहता, ज्यादा क्रियाशील है ना, तो ये पानी में सुरक्षित रहता। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाएगी, 21%, ठीक है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, निकालते 16% है, ठीक है। और जो हम लेते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमको देते हैं, वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम रक्त, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, तो रक्त से यूरिया को छानना अगर आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तो एक होता है डायलिसिस, आपने बहुत नाम सुना होगा डायलिसिस कि अगर जिसकी किडनी काम नहीं करती है, प्राकृतिक तरीके से किडनी जिसकी नहीं काम करती तो उसको उस पर डायलिसिस करवाया जाता है। तो डायलिसिस जो होता है ये परासरण विधि बोलते हैं इसको, अगर हिंदी में बोलेंगे तो परासरण विधि, परासरण विधि। अगर इसका काम कहेंगे तो देखो, ब्लड से, रक्त से यूरिया को छानना, यूरिया को छानना, ठीक है। तो ऐसे अपने लोगों की किडनी प्राकृतिक तरीके से काम करती हैं, बट अगर जिनकी किडनी काम नहीं करती हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से उनका ब्लड छाना जाता है, उनके ब्लड से यूरिया निकाला जाता है, जो कि डायलिसिस कहलाता है परासरण विधि द्वारा। परासरण उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर अवशोषण की बात करें तो कोई चीज अवशोषित होती है, अब्जॉर्ब होती है, उसको अवशोषण बोलेंगे। अगर एंजाइमिक क्रिया बोलेंगे तो एंजाइमिक क्रिया मतलब पाचन क्रिया में आपका हेल्प करेगा। निस्यंदन मतलब घुला मिला जैसा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पौधे कैपिटल टीटी और छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच अंकुरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है। देखो, अगर स्मॉल टीटी है तो उसमें छोटे पौधे ही होंगे, अगर कैपिटल टीटी है तो उसमें बड़े पौधे ही होंगे केवल, ठीक है। तो कह रहा F1 संतति की सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है, तो F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे को होने का कारण ये है कि उसमें कैपिटल टी का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये चीज याद रखिए। तो इसमें देखिए, क्योंकि पौधे की लंबाई या द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती, क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी और द्वारा नियंत्रित की जा सकती, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित की जा सकती नहीं। इसमें स्मॉल टी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि केवल लंबे पौधों की बात कर रहा है, तो केवल लंबे पौधे की बात करेगा तो कैपिटल टी का ही केवल कैपिटल टी ही नियंत्रित करता है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है। आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें स्मॉल टी तो कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी बात कर रहा है सभी पौधों को लंबे होने का क्या कारण है, तो लंबे होने का केवल एक कारण है कैपिटल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी बौने होने का कारण, छोटे होने का कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या क्या कह रहा है? चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? एक बार दोनों को विक्षेपित प्रदर्शित करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। दाईं ओर विक्षेपित करेगा? नहीं। शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या करेगा? शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। कब? जब धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये लाइन ऐसे ही याद रखिए। तो ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? ठीक है, अब देखो इसमें ये भी पूछता है क्वेश्चन कि इतना ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन कौन सा है। तो देखो इसको बोलते हैं अभिकारक, ये बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये बोलते हैं उत्पाद। बोलेगा कि जो एरो से हम इंडिकेट करते हैं उसको किससे निरूपित किया जाएगा? तो उसको हम उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कि कौन सा सही आपका अभिक्रिया जो है बैलेंस्ड है, कौन सी। देखो NaSO4 बेरियम क्लोराइड, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, या तो BaSO4 प्लस NaCl2, Na2SO4, देखो Na2 होगा, यहाँ पे 2 होता तब ये बन पाता ना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2, हाँ ये आपका होगा। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा पूरा। ठीक है, Na2SO4 BaCl2, देखो 2 ये वाला और 2 ये वाला मिलके ये वाला 2 बन गया। ठीक है, तो आंसर आपका सेकेंड इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को, यहाँ पे डैश है, डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो अगर विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता चेंज करनी हो तो कैसे? धारा की दिशा को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? विद्युत चुंबक की ध्रुवता को उत्क्रमित कर सकते हैं। किसकी? धारा की दिशा को चेंज करके। धारा की दिशा को चेंज करके हम ध्रुवता को उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे? आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्पाद चक्र क्या कहलाता है? वह उत्पाद चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पाद कारक स्थिर होगा? तो देखो एक उत्पाद कारक अगर स्थिर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अल्पाविद बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? अल्पाविद। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो क्या बोलेंगे? आंसर आपका ए सही होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण, अब देखो इसके बारे में समझ लो पहले। मान लो ये लेंस है आपका, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका ध्रुव, ये है ध्रुव, यहां पे है कहीं पे फोकस, यहां पे है वक्रता केंद्र सी। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लो इधर कहीं इनफाइनाइट है, इसको छोड़ो। अब देखो मान लो कोई किरण अगर क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गित होती है। अगर केंद्र से निर्गित करेगी, केंद्र से मतलब प्रकाशिक, आप वक्रता केंद्र से निर्गित करेगी, तो
अगर अगर केंद्र अगर यहाँ बोलता तो ध्रुव बोलता, केंद्र नहीं बोलता तब ध्रुव बोलता। देखो अगर मान लो कोई भी किरण यहां से आएगी, केंद्र से गुजरेगी ना, तो ऐसे आएगी ऐसे, तो जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में रिवर्स जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी किरण फोकस से गुजरती है, तो ये इससे परावर्तित होने के बाद क्या करेगा, आपके समांतर जाएगी। किसके समांतर जाएगी, अपने फोकस जो अक्ष रहेगा उसके समांतर जाएगी, अगर वो फोकस से गुजर रही है तो। ठीक है, और अगर कोई किरण मान लो अगर कोई फोकस के समांतर आ रही है, अगर इसकी ये अक्ष के समांतर आ रही है, अगर अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगर अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, किससे गुजरेगी, फोकस से। बट अगर कोई किरण ध्रुव से गुजर रही है, ध्रुव से, या यहाँ पे जो केंद्र कहने का मतलब है शायद ध्रुव का ही है उसका। अगर मान लो ध्रुव से कोई किरण गुजर रही है, अगर मान लो कोई किरण ध्रुव से गुजर रही है, देखो मान लो ऐसे गुजर रही है, ऐसे ध्रुव से गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये सीधे निकली चली जाएगी, विचलित नहीं होगी, ये सीधी निकली चली जाएगी, ये सीधे ऐसे निकली चली जाएगी, बिल्कुल ध्रुव से सीधे निकली जाएगी। अब ये सारे केस आपको बिल्कुल माइंड में रखने हैं। कौन कौन से, देखो अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में सीधे रिवर्स चली जाएगी। ठीक है, अगर फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, अगर ध्रुव से गुजर रही है रेखा, कोई भी ध्रुव से कोई किरण गुजर रही है, कोई किरण अगर ध्रुव से गुजर रही है तो अविचलित रहेगी, सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र का मतलब ध्रुव ही है, प्रकाशिक केंद्र जो कह रहा है तो ध्रुव से ही कह रहा है। ठीक है, तो क्या देखो परावर्तन होगी, परावर्तित तो बिल्कुल नहीं होगी। परावर्तित क्यों होगी, परावर्तित कौन सी हो रही है, परावर्तित जो आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर आ रही है, वो परावर्तित होने के बाद फोकस से जा रही है। तो देखो विचलित होगी, विचलित नहीं हो रही है, देखो सीधे आ रही, सीधे जा रही है। ठीक है, मुड़ जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, क्या होगी, अविचलित रहेगी, अविचलित रहेगी। यहाँ पे केंद्र का मतलब आप ध्रुव ही मानिए, ये ध्रुव ही क्वेश्चन जो बना है आपका प्रीवियस ईयर ही ध्रुव पे ही बनाया है उसने, अविचलित रहेगी। ठीक है, अगर मान लो वक्रता केंद्र से क्वेश्चन बनाता तो वक्रता केंद्र पे वो बोलता कि जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी, ये ऑप्शन उसमें देता। ठीक है, तो आपका वक्रता केंद्र खैर उसका लिखेगा तो वक्रता केंद्र, मेरे हिसाब से तो उसको पूरी तरीके से वक्रता केंद्र लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो आप एक चीज यहाँ पे देख लो ना, जो आपका ये फोकस है ना, तो यहां से यहां तक ये क्या है, ये आर दूरी है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक कितनी दूरी है, आर है। ठीक है, तो आर ये है, तो इधर भी आर होगा, तभी तो पूरा सर्कल एक बन पाएगा, तो अगर हम फोकस की निकालना चाहें, फोकस बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी अगर आर है तो आधी दूरी होगी क्या, r/2, मतलब रेडियस डिवाइड बाई 2, ये क्या है, फोकस है, ये है फोकस। बात समझ में आई। देखो ये पूरा सर्कल बना लो, तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक अगर दूरी r है तो हमारा फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का पॉइंट होता है। तो ये अगर r है तो हमको अगर फोकस के बराबर दूरी लिखनी पड़ेगी तो हम r/2 लिखेंगे।
तो क्या होगा, फोकस बराबर रेडियस डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसी पे बना है, प्रीवियस ईयर ही दोनों क्वेश्चन लगे लगे आए हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है। तो देखो फोकस दूरी r बाई 2, r बाई 2, r बाई 2। ठीक है, तो क्या 2 मीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है? 2 मीटर है। r निकालना है आपको 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा? 4 मीटर सही है। आंसर सेकेंड इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, जो दोनों दो पीछे क्वेश्चन करवाए, एक क्वेश्चन रिपीटेड इसका आएगा, उससे बनाएगा ही, कंडीशन बनाएगा। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाल्स है, गलत है? कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में पूछ रहा है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है नीचे ऊपर से जो बना हुआ भोजन है उसको पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, एटीपी के द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले लिया जाता है, यह भी सही बात है। तीसरा है फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। देखते हैं, ऐसा तो पढ़ा नहीं गया है कुछ। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी बात सही है। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी सही बात है। तो इसके मतलब गलत, आपका आंसर बी कह रहा है कि फ्लोएम में परिवहन की जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो आंसर आपका थर्ड इज गलत है। थर्ड गलत है, इसके मतलब यही आंसर सही है, क्योंकि हमको नेगेटिव वाला सिलेक्ट करना है जो फाल्स हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रासायनिक समीकरण में एक्स और वाई उत्पादों का पहचान करें, उत्पादों की पहचान करें। देखो ये क्या है? ये है क्षार, ये है क्षार, ये है अम्ल, ये है अम्ल। तो देखो एक इक्वेशन आप हमेशा पढ़ते हो, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा। ठीक है, लवण प्लस जल बनाएगा। अब देख लीजिए, ये अम्ल है और ये क्षार है, जल तो बनाएगा बनाएगा। देखो जल है, नहीं है तो आंसर ये नहीं होगा। जल ये है, आंसर नहीं होगा। तो जल ये नहीं है तो जल कौन सा है? जल ये है, तो आंसर होगा आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाले यौगिक ACl का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है, जल में विलेय भी है, ए के होने की संभावना है। तो जल में विलेय, आपका सिलिकॉन जल में विलेय होगा? नहीं होगा। आयरन भी नहीं होगा और कार्बन भी नहीं होगा। कौन होगा? सोडियम। सोडियम जल में विलेय होगा, जल में बहुत तेजी से धधकता है, इसको ये सुरक्षित रहता है केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? अगर विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक की बात करें तो क्या होगा? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। अगर देखो वाट की बात करें तो ये शक्ति का यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। अगर जूल की बात करें तो उष्मा, ऊर्जा, बलागुण का मात्रक है। अगर कैलोरी की बात करें तो ये कैलोरी किसकी होगी? कैलोरी किसकी यूनिट होगी? ये होगी
कैलोरी किसकी होगी यूनिट? ऊर्जा की। ये ऊर्जा की, ऊष्मा कार्य की यूनिट जूल होती है। ये ऊष्मा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, ये होगा कार्य। ठीक है, कैलोरी होगी ऊष्मा बलागुण कार्य, कैलोरी होगी आपकी, कमेंट में बताइएगा कैलोरी किसकी। अगर 1 किलोवाट आवर बराबर देखेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अगर एक अश्व शक्ति बराबर कितना, 746 वाट। दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, का ऊष्मा जूल। ठीक है, इसको कमेंट बताइए। देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर अच्छा बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा।